नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो ज़िंदगी विद अपराजिता में। और मैं आपकी होस्ट अपराजिता। आज टीचर्स डे के शुभ संध्या पे हम एकत्रित हुए हैं कुछ चंद बातें करने को। आप तो पहले जानते ही हैं, हम इस मंच पे जीवन के रंग, कहानियों की खुशबू और कला का जादू लेकर आते हैं। आज की शाम वैसे ही बेहद खास है और उसमें और ख़ास बन जाने का अवसर है क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे वैश्विक कलाकार जिन्होंने बिहार के छोटे से शहर आरा से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ग्लोबल आर्टिस्ट प्रशांत कुमार जी की। तो चलिए इस सुंदर सफ़र की शुरुआत करते हैं और प्रशांत जी की ज़िंदगी से जुड़ी बातें सुनने का सिलसिला शुरू करते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कुछ व्यक्तिगत अनुभव, कुछ पेशेवर सफ़र, कुछ दिल को छू लेने वाली कहानियाँ और शायद एक दो विवादों के पहलू भी। तो आइए शुरू करते हैं इस खास सफ़र को। नमस्कार, स्वागत है आपका जियो ज़िंदगी पॉडकास्ट में। आपके यहाँ आने से आज टीचर्स डे के दिन आपका यहाँ आना एक सुखद संयोग है। और इस संयोग में जब हम बातें करेंगे आपकी इतने कम उम्र में इतनी लंबी यात्रा आप कर चुके हैं, यात्रा मतलब जीवन की इतनी लंबी यात्रा आपने की है और साथ साथ किलोमीटर्स को भी आपने नाप लिया है। तो इन सारे सफ़र की चर्चा आज हम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रशांत जी, आपसे मैं पहले जानना चाहूँगी कि आरा के छोटे से शहर से आते हुए और फिर ग्लोबल मंच तक पहुँचने का जो सफ़र रहा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आरा से निकल करके ग्लोबली बोलते हैं ना, लोकल टू ग्लोबल होना, तो वो रास्ता तो बहुत आसान नहीं था। आरा एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोगों के लिए सुविधाएं उतनी नहीं थी। जीवन संघर्ष का था वहाँ पर। नेटवर्क नहीं था, कनेक्शंस नहीं था, अवेयरनेस नहीं था। तो पहला तो यही था कि भैया यहाँ से निकलो, बिहार से। हम उस बैच के हैं जब आपको पहला कंडीशन था कि आप कुछ करना है लाइफ में तो बिहार छोड़ दो, पटना, बिहार से बाहर जाना है और खास करके बेंगलोर और दिल्ली जैसे कहीं भी बाहर शहर में चले जाइए जहाँ कॉलेज में आप और करेंगे क्या, तो या तो मेडिकल या इंजीनियरिंग। तो हम लोग उसी भीड़ के हिस्सा थे। लेकिन हम लोग बाहर जब पहुंच गए, पूना पहुंचा, मैं पूना इंजीनियरिंग करने के लिए गया, तो वहाँ जा करके मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो लाइफ का मोटिव है या मैं जो काम कर रहा हूँ वो जो भीड़ चल रही है उससे हमेशा अलग ही हो रहा है। मुझे वो दिखने लगा अपने चुनाव में, पर्सनल चुनाव में, जो चीज़ के लिए लोग सबमिशंस करेंगे कॉलेज में, मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं लास्ट सेमेस्टर में ईयर ड्रॉप ले लिया मैंने, जब मुझे लगा कि अब इंजीनियरिंग से मुझे नहीं ज़्यादा फायदा हो रहा है। उस समय तक मैं अपने आप को स्टेबल करने पे काम करने लगा। तो संघर्ष बहुत रहा है और ओवरऑल में बोले तो संघर्ष भी बहुत रहा है, लेकिन उस संघर्ष से बहुत ज़्यादा मजबूती मिली है। बिहार का होने के कारण ये एक फ़ायदा है कि बिहार के अगर हम लोग होते हैं तो हमारा संघर्षमय जीवन होता है, लेकिन उससे हम लोगों को मजबूती मिलती है और बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो बोलते हैं ना जुगाड़, बड़े से बड़े टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। और यहाँ सपोर्ट सिस्टम कम होने के कारण खुद ही सपोर्ट सिस्टम जब जनरेट करते हैं तो रास्ते कठिन होने के बावजूद भी आप रास्ता खुद बनाते जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को झेलने की आदत है। जी। और वो सहनशीलता भी है हम में और पेशेंस भी हो जाती है हम लोगों में। तो हम झेल करके और अपना रास्ता बनाते हुए, जैसे एक नदी चलती है, हम लोग ऐसे ही बहते हैं। तो पूरी जर्नी अगर लाइफ की उठा लें अभी तक की, तो मुझे ये दिख रहा है कि मैं एक अपने मन में जो आया और दिल ने कहा कि ये सही है, ये करना है, भले वो सब चीज़ के विरुद्ध हो, भले वो आम जो धारणा चल रही है या लोगों का जो सोच है उसके विरुद्ध हो, सोसाइटी से अलग हो, तो भी मैं वही चूज करके करता गया और मुझे लगता है कि वही मुझे आज तक जहाँ मैं हूँ वहाँ पहुँचाया है। जी। तो आपने अपने दिल की सुनी और इस दिल के सुनने के दौरान
क्या परिवार का वैसा सपोर्ट मिला? आपकी जो सामाजिक परिस्थिति है, वहाँ आपको ऑब्जेक्शंस या यूँ कहें कि राहें में रोड़े ज़्यादा तो ना पड़े वहाँ? रोड़े तो थे, जी। रोड़े तो बिल्कुल थे, बहुत सारे थे। हर तरह का चैलेंज होता है। बिहारी होना भारत के अंदर में अपने आप में एक चैलेंज है जब आप बाहर हो तो। क्या कह रहे हैं आप आप तो? जब भारत में बाहर जाते हो तो लोग आपको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। जी। हम लोग जब स्टूडेंट थे महाराष्ट्र में तो उस समय एमएनएस का एक चल रहा था, बिहारियों को खदेड़ो ये जी, करो। जी। तो संघर्ष तो हर लेवल पे था और आ भी रहे थे वैसे फैमिली से जिनका एक सिंपल परिवार से आ रहा हूँ। पिताजी जो मेरे कलर के जॉब से थे, जी। माँ जो थी वो जब मजबूरी आया पैसा कमाने के लिए तब वो अपना ब्यूटी पार्लर खोल करके और खुद को सपोर्ट सिस्टम में आगे बढ़ी। तो माता पिता का तो बहुत जबरदस्त सपोर्ट था। जी। ये एक और फायदा है बिहार के होने से, हम लोगों की जड़ी बहुत मजबूत है। जी। बिहार के हम लोग कल्चरली बड़ा मजबूत है। कल्चरली तो बहुत रिच है। हाँ, तो हमारा कल्चरली मजबूत होना और जड़ मजबूत होने से क्या आता है कि कितने ऊंचाई पे बैठे रहे डर नहीं लगता है कि गिरेंगे तो कोई बात नहीं। जी। जड़ मजबूत है। हाँ। और डरने का और डर नहीं लोग रहता हैं, है। लोग हैं, हाँ, लोग वैसे हैं जो हमारे लिए जान दे देंगे। जी, जी। अपने परिवार हैं, अपने लोग हैं, तो एक मजबूती रहती है, तब आप अंधाधुंध कुछ भी कर लेते हो। जी। तो माता पिता का सहयोग मुझे लगता है कि हर स्टेज पे रहा। फाइनेंशियली था ही नहीं पॉसिबल कि सहयोग हो पाता, तो वहाँ मैंने अपने संघर्ष से अपने आप को स्टेबल किया। जहाँ पर मुझे समझाने की जरूरत पड़ी, होता है ना, कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आपने चूज किया इंजीनियरिंग छोड़ेंगे, घर पे तो बड़ा दिक्कत हुआ होगा। तो दिक्कत होता है, लेकिन इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों ने वो परिस्थिति देखी है जो हम लोग जिससे गुजरे वो नहीं सोच पाते हैं। तो हमें उसको समझाना होता है कि हम किस तरह से अपनी बात कहें, किस तरह से उनको कन्विंस करें और अपने आप को प्रूव करें कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, मैं ये अगर नहीं करूंगा तो इससे बेटर कर लूंगा। तो वो पूरा परीक्षा पास करना पड़ा मुझे। जी। तब जाकर कन्विंसिंग पावर तो ज़रूर होनी होगी। हाँ। और आपने अपने माता पिता को इस हद तक कन्विंस कर लिया। हाँ। कि इतने कम उम्र में इतने ज़्यादा सफ़र को करने में उन लोगों का पूरी तरह से बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैं पूना में था, मैंने इंजीनियरिंग के टाइम में ही मुझे याद है कि 2012 के आसपास में मैंने वेस्ट को उठा करके उससे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का एक स्टार्टअप किया पूना में। और ये उस समय बहुत नया था, मतलब रेयर लोग जानते थे। अपसाइक्लिंग वर्ड एक है, उसको लोग नहीं के बराबर जानते थे। तो 2012 में मैं वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट हूँ जो वेस्ट पे काम करना चालू किया लार्ज स्केल में कमर्शियली, और प्रोडक्ट डेवलप करने लगा। और धीरे धीरे 1 साल 2 साल के अंदर 17 लोगों की टीम हो गई, एक प्रॉपर मैंने एस्टेब्लिशमेंट बना लिया। शहर में लोग मुझे जानने लगे, हर काम को न्यूज़ वाले छापते थे। तो वो काम आता था घर पे, जब वो लोग देखते थे कि ये ठीक है इंजीनियरिंग नहीं कर रहा लेकिन पेपर में तो छाया हुआ है, काम ठीक ही कर रहा है, अपना कमा खा रहा है, चलो ठीक है। फिर जब मैंने बोला कि अब मैं ये सब बंद करूंगा और मैं अब भारत से स्कॉटलैंड की यात्रा में जा रहा हूँ, तो फिर उन लोगों ने देखा कि पहले तो एक डर भी होता है पेरेंट्स को बहुत बड़ा, है ना। और उस वक्त इतना कनेक्टिविटी, मोबाइल की सुविधा भी नहीं थी। ये मेरा दूसरा ही प्रश्न था, क्योंकि आपने 22 देशों की यात्रा की है और वो भी सिंगल हैंडेडली आप अपने, जैसे मेरी जानकारी जो कहती है कि वो आप दो दोस्त निकल पड़े एक ऐसी लंबी यात्रा पे जहाँ आगे के रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सिवाय ये कि गूगल मैप होगा और हम चलते कहाँ रुकेंगे, कहाँ क्या खाएंगे और कैसे समय बीतेगा, इसका कहीं कोई तय रास्ता नहीं था। लेकिन फिर भी आपने वो टर्न अपने ज़िंदगी में लिया। तो वो ऐसा क्या क्षण था जो आपको लगा कि बसे बसाए अपने काम को, जहाँ आप काम पहले से कर रहे थे, फिर एक नए रास्ते की तरफ मुड़ जाना, ये कैसे हुआ? मुझे शहर में रह करके शहर के बाजारवाद से नफरत हो गया था। मैं काम जो कर रहा था एज आर्टिस्ट, पैसा कमा रहा था, लेकिन मुझे ये दिख रहा था कि मैं पूरे काम में बेसिकली कुछ रईसों के मन की इच्छाओं को पूरा कर रहा था, कुछ ऐसे चीज़ों को बना रहा था जो लोगों को खरीदना था और बेटर तरीके से। और रईस तो मेरे लिए ये क्लियर था कि मैं ये करने के लिए मैंने इंजीनियरिंग का रास्ता, या नहीं तो इंजीनियरिंग का करके कहीं जॉब कर रहा होता अच्छा, जब यही करना था। तो मेरे लिए ये क्लियर हो गया था कि मुझे शहर के इस भाग दौड़ में और वो ज़िंदगी मुझे पसंद नहीं आ रही थी। और मेरा मन हमेशा से था कि मैं बिहार जाऊँ और बिहार के लिए कुछ करूँ। तो इस राइड से पहले मेरा प्लानिंग था कि 2017 में मैं बिहार शिफ्ट हो जाऊँगा,
और मैं जो अपसाइक्लिंग को एक नया जॉब की तरह, अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ, और बाहर अच्छा खासा काम कर रहा था ये पूना में, इसको मैं बिहार लेके आऊंगा और एक पहला अपसाइक्लिंग का एक ऐसा जगह क्रिएट करूं जहां लोग वेस्ट से चीजें बनाएं और उस लेवल तक ले जाएं कि हैंडमेड प्रोडक्ट को मशीन मेड से टक्कर दें। तो ये एक विजन था मेरा कि हम लोग ऐसा कुछ क्रिएट करें, क्योंकि हमारे आबादी थी, हाथ चाहिए, हाथ बहुत हैं लोगों के, और जॉब्स थे नहीं यहाँ पे, वेस्ट उतना ही था जितना हर जगह होता है, स्क्रैप बढ़ ही रहा था। तो ये मेरा एक सपना था कि मैं, और ऐसे लोग, और ये काम करेगा कौन, तो वो लोग जो समाज के सबसे छोड़े हुए लोग हैं, जो सबसे ये तबके। तो ओवरऑल मेरा जो दिमाग चेंज हुआ पूना से एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ने का, वो यही सब था कि बाजारवाद, पूंजीवाद, इन सब से अंदर से मेरा मन भरा हुआ था, और ये सबको बड़ा मुश्किल से गया हूँ मैं, मतलब सामान वामान हर चीज को बेच दिया, वहां पे रखे हुए सारे अपने चीज़ों को बंद किया मैंने। और मुझे याद है कि गाड़ी वाड़ी तैयार करने के बाद, सब वीज़ा वगैरह करने के बाद, हम दोनों के पास मात्र 1000 किलोमीटर जाने भर के पैसे थे। अच्छा। और उस पर हम लोगों ने ये राइड स्टार्ट किया था, और पता नहीं था कि पहुंचेंगे कैसे। और उस जमाने में इंटरनेट फ़ोन होते थे, लेकिन हर जगह नेटवर्क कनेक्टिविटी वैसी नहीं थी। तो हम लोग डायरेक्शन देख करके चलते थे कि भाई इस डायरेक्शन में हमें जाना है। और कम्युनिटी सपोर्टेड जर्नी था। इस जर्नी को ऐसा सपोर्ट मिला जैसे हम लोग 2 लोग थे, लेकिन हम लोग 2 लोगों के जर्नी को बहुत सारे लोग अपने सपने को जी रहे थे हमारे थ्रू। अच्छा। कई लोग चाहते थे कि एक दुनिया को इस तरह से देखें, एक लंबी दूरी करें। कई राइडर्स हैं, बाइकर्स हैं दुनिया में जो चाहते हैं करना। तो हम लोग उन लोगों का ड्रीम बेसिकली पूरा कर रहे थे। हम लोग कर रहे थे जर्नी, बट वो लोग वो आपको अपने आप से जोड़ कर देख पा रहे थे। तो और चूंकि कम्युनिटी सपोर्टेड जर्नी था, नेचर ऑफ जर्नी था, हमने नाम रखा वसुधैवा राइट, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा मेन मोटिव था वन वर्ल्ड वन फैमिली, कि हम लोग एक परिवार है पूरी दुनिया। हमको याद है 2015 में सीरिया में बम्बार्डमेंट हो रहा था, जैसे आज गाजा पे हो रहा है। तो चूंकि एक एक्टिविस्ट कहीं ना कहीं अंदर में था, एक्टिविज्म था, पहले जानवरों के लिए काम कर रहा था पूना में। तो ये हम लोग सोसाइटी में जो भी हमारे सर्कल के लोग थे, फ्रेंड्स थे, सबका मन खत्म हो गया था कि ये जिस तरफ दुनिया जा रही है, संवेदना खत्म हो रही है। हम अगर ह्यूमन टू ह्यूमन टच ना रह जाएगा, अब जैसे हम लोग बेसिकली जैसे पले बड़े हैं, हम लोग एक अलग समाज में पले बड़े हैं, हमारा गांव का स्ट्रक्चर अलग है, हमारे शहरों का स्ट्रक्चर अलग है। तो फिर लगा कि ये सब करके जिंदगी में एक जिंदगी मिला है, उसमें भी घी और तेल के चक्कर में अगर उसको घसीट दें कि कार खरीदना है, बाइक खरीदना है, क्योंकि पूंजीवाद ने तो वही सिखा दिया है कि दिवाली है तो हमें कार लेना जरूरी है, होली है तो हमें फ्रिज लेना जरूरी है, और लोन पे सारे चीजें, लोन पे सब चीज मिल जाएगा, पूरी नौकरी आपको, लोन की किस्तें, आप कमाइएगा और आप हमारे गुलाम बन करके आप सामान खरीदिएगा, लोन भरिएगा, और फिर आप घर खरीदिएगा, किस्त भरिएगा, आप बुढ़ा जाइएगा, बच्चा होने से पहले बच्चे के लिए एक्सपेंस चालू हो जाएगा, पैसा सेविंग करिएगा। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, मुझे लगा इस स्ट्रक्चर का मैं पार्ट नहीं हूँ, ना बनना है मुझे। भले उसके लिए मुझे फकीर का जिंदगी बोल्ड डिसीजन रहा। हाँ था, बड़ा डिसीजन था। और बड़ा डिसीजन इस मायने में भी था कि इस तरह की जर्नी में आप जिंदा वापस आओगे कि नहीं वो भी पता नहीं। साफ बात है कि आप ऐसे जगह जाना चाह रहे हो जो आपको पता ही नहीं है, ना उस रास्ते की कोई मैपिंग है आपके पास, ना भाषाएं हैं, ना कोई चीज़ की जानकारी है कि कहाँ क्या होगा। तो पूरी आपके ऊपर है कि आप कैसे पहुँचोगे और आप ये जर्नी करोगे कैसे। तो ये बहुत सुनकर ही बहुत रोमांचित कर देने वाला अनुभव है, और शायद ये पूरा एक एपिसोड लग जाए आपके इस अनुभव को ठीक से पूरे विस्तृत जानकारी देने में। हाँ है तो, क्योंकि काफ़ी कुछ हुआ है इस जर्नी में जी। और 4 साल का अनुभव है। 4 साल में दर्जनों प्रोजेक्ट्स किए हैं ऑन ग्राउंड, ऐसे जगह पे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है जहाँ भाषाएं काम नहीं करती हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट साथ में मिलके काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन बेस पे कनेक्ट हो रहे हैं, इमोशंस कनेक्ट हो रहे हैं तो इंसान ना, भले कहीं के हैं। तो ये तो मुझे समझ में आया कि जो हम बात भारत करती है, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ये आज भी जीवित है, पूरे दुनिया में जीवित है। हम लोगों का जर्नी में हमारा खुद का जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसमें मुझे बिल्कुल ये दिखा कि इंसानियत हर जगह है, वो बॉर्डर से परे है जी। बहुत बड़ी बात आपने कही। और इंसान के जो आपस के जो रिश्ते जो बन जाते हैं, वो देश दुनिया में हर जगह एक ही है, और ये जो जियोग्राफिकल लिमिटेशंस हम बनाए हैं उससे बहुत ऊपर उठकर है। और आपका ये जो अनुभव है, ये तो एक पूरी
किताब इंसाइक्लोपीडिया की तरह लिखने के लायक है, क्योंकि अगर आपकी जर्नी को दूसरे बच्चे देखें और समाज के नए लोग, जो नई युवा पीढ़ी है, उससे कुछ सीख सके, ये बहुत ज़रूरी बिल्कुल है। उस पे काम कर भी रहा हूँ, लिखने पे कुछ काम जी, कर रहा हूँ धीरे-धीरे। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकारी लेकर, और मैं दोबारा ये बात कहूँगी कि एक एपिसोड तो इस पे पूरी तरह से जो आपकी यात्रा के संस्मरण हैं, उस पे होने बिल्कुल चाहिए। करेंगे। जी। उसी यात्रा के दौरान ऐसा मुझे खबर मिला है, और खबर क्या, आजकल तो सोशल मीडिया पे सभी कुछ अवेलेबल है, और आप तो सोशल मीडिया के बहुत बड़े बादशाह ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने ग्राउंडेड, इतने अपने कला के क्षेत्र से जुड़े रहने के साथ-साथ अपने परिवार, अपने संबंधों को भी आपने बहुत जीवित रखा है। तो वो संबंध ही थे जो रिफ्यूजी क्राइसिस जो हुआ ग्रीस में, उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा, उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। हम लोग जब जब जा रहे थे तो हम लोगों ने पहले तो रूट समझा देता हूँ कि जैसे हम भारत से नेपाल, नेपाल से तिब्बत को क्रॉस करते हुए किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की, वहाँ से ग्रीस पहुँचे। तो ग्रीस पहुँचे तो वहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप था, मोरिया रिफ्यूजी कैंप। जी। ये एक तरह से हेल था, मतलब जो बोल सकते हैं हम, जो देखने में समझ में आता था कि जो लोग भी शरणार्थी थे, जो यूरोप घुसने का कोशिश करते थे, सीरिया से, मिडिल ईस्ट से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या फिर अफ्रीका से, इस आइलैंड से होके गुजरते थे। ये अच्छा। शॉर्टेस्ट रूट था, नदी क्रॉस, समुद्र क्रॉस करके इस आइलैंड पे पहुंचो और फिर यहाँ पे असाइलम के लिए अप्लाई करो। तो वहाँ पर जो कैपेसिटी थी 2000 लोगों के रहने की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जी। उसमें 15-20 हजार लोग रह रहे थे। अरे बाप! तो आप ऐसे ही समझ लीजिए। ये लोग कौन थे? तो ये इसमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई अच्छा। अपने कंट्री का बहुत बड़ा प्रिंसिपल था, कोई डायरेक्टर था, कोई आर्टिस्ट था। तो ये लोग वहाँ क्यों पहुँचे? अब मान लीजिए कि पटना में कल बम गिरने लगे, हाँ, हाँ। किसी देश ने युद्ध छेड़ दिया, जी। हम रिफ्यूजी हो जाएंगे। जी। तो ये तो इतिहास में होता रहा है ना, हमेशा लड़ाइयाँ छिड़ती रही हैं। तो वहाँ क्या सारे देश, अलग-अलग देश के लोग? अलग अलग देश के, वहां पे जाने के बाद में मुझे ये समझ में आया कि जात पात, देश, धर्म, इन सब से ऊपर की चीज हो जाती है जब आप ह्यूमैनिटी को ऊपर रख देते हैं, और जब आप क्राइसिस में जब आप रहते हो। क्राइसिस में रहते हैं। तो वहां पर जो मैंने देखा वो बिल्कुल मेरे पूरे राइड का, मतलब उसने मेरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता। जो क्राइसिस देखने के बाद में एक अलग बदलाव मेरे जीवन में भी आया, और फिर मेरा एक दृढ़ संकल्प हो गया कि अब मुझे, क्योंकि वहाँ पे जो लेवल मैंने देखा वो मुझे बिहार की गरीबी से मिलता जुलता दिखा कि भाई यहाँ जो दिख रहा है मुझे, भाई बिहार भी तो यही है, इसको पूरा दुनिया छाप रहा है और बिहार में कोई आ नहीं रहा है देखने। तो मेरे लिए फिर वो और ज़्यादा दृढ़ हो गया निश्चय कि अब वापस जाके बिहार ही शिफ्ट होना है, महाराष्ट्र नहीं जाऊँगा। तो पूना लौटने के बाद में बिहार आ गया। वहाँ हुआ क्या, हम लोग गए ठंड के समय, हम लोग जब पहुँचे, और रिफ्यूजी कैंप में वहाँ पर ठंड के चलते लोगों की मौत हर साल होती थी, क्योंकि कोई हीटिंग सिस्टम वगैरह था नहीं। तो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को उठाया कि चलो इतने सारे लोग हैं, 3000 लगभग लोग हैं, ये एरिया जो है इनको हमें, जो बिल्कुल टार्प में रह रहे थे, बिल्कुल एक सिंगल टारपोलिन बिछा करके, जिसमें औरतें थी, महिलाएं थी, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, सब लोग रह रहे हैं, और खाने पीने के लिए लाइन में लग रहे हैं दिन भर, तो कुछ खाना मिल रहा है, मतलब बहुत खराब स्थिति। तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट का नींव रखा कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि कोई मरे नहीं ठंड में। तो मैं चूंकि अब साइकिलिंग से काम कर रहा था पहले से, वेस्ट मेरा एक पोर्टफोलियो रहा है, तो स्क्रैप यार्ड गया, वहाँ से मैंने एक कंप्रेसर निकाल के लाया, एक जो फ्रिज में लगा होता है पीछे। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसका शेप गोल था। हाँ। और उसको कट करके मल्टीपल लेयर चेम्बर बना करके मैंने उसको एक स्टोव बनाया। अच्छा। स्टोव मतलब एक ऐसा चीज जिसमें आप आग जला दें, और वो जब गर्म हो जाए उसको आप बंद कर दें, लॉक कर दें, तो उसको उठा के आप रूम के अंदर रख दें या टेंट में रख दें, तो टेंट को हीट रेडिएट करता था, तो टेंट को गर्म करता था। अच्छा। तो उसको छोटा चीज था, हम लोगों ने बनाया, बना करके टेस्टिंग किया। तो रिफ्यूजी एक कैंप में टेस्ट किया, उन लोगों ने देखा कि हाँ दिस इज वर्किंग, ये हम लोग को हेल्प करेगा। अब ये भी था कि रिफ्यूजी कैंप में भाषाएं तो अलग अलग थी। अब कोई अफगानी है, कोई कहीं से पाकिस्तानी है, कोई आपका कहीं समझिए अफ्रीका से है, तो भाषाएं एकदम अलग अलग। तो अब था चैलेंज था कि 1 महीने के अंदर में 3000 लोगों के लिए इतना बड़ा अमाउंट में फैसिलिटी विदाउट फंडिंग के बनाएंगे कैसे, और बनाएगा कौन। तो फिर हम लोगों ने उस कैंप के अंदर में इलेक्टेड जो लीडर्स थे अलग अलग कंट्रीज के, कोई सीरिया का लीडर है, कोई ओमान का लीडर है, तो उन लोगों को बुलाया, उन लोगों में ये प्रोजेक्ट सामने रखा कि देखो ये करने से तुम्हारे परिवार के सारे लोग बच सकते हैं ठंड से।
सबको लगा कि हाँ ये सही चीज़ है, तो उसमें ही हमें कम से कम 10-15 वेल्डर मिल गए, कटर मिल गए, मशीन चलाने वाले मिल गए, क्योंकि सब तो रिफ्यूजी कैंप बैठे ही थे। तो वो लोगों को हमने बुलाया। बाकी जो हमारे राइट को फॉलो कर रहे थे, यूरोप से जो कंट्री है जहाँ लोगों के पास पैसा था, जर्मनी से, फ्रांस से, उन लोगों को हम लोग बताया ये प्रॉब्लम, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। वो लोग पिचिन उन लोगों ने पिचिन किया, उन लोगों ने उसको फंड किया, और फिर हम लोगों ने 2 महीने में वहीं के लोगों के साथ खड़े होकर के उन्हीं से वो प्रोजेक्ट करवाया। उसमें जो लोकल ग्रीक्स थे उन लोगों ने जमीन दी, जो फार्मर थे उन्होंने दे दिया कि भाई हम इस साल खेती नहीं करेंगे, आप यहाँ पर बनाओ इस चीज को। जो आर्टिस्ट थे लोकल ग्रीक्स, उन लोगों ने अपना अपना मशीन दे दिया। तो इस तरह से पुल इन करते 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 वो हुआ, और सारा का सारा वॉलंटियर्स, मुझे लग रहा है 15-20 यूरोपियन वॉलंटियर्स अमेरिका से सारे लोग आ गए कि वी विल हेल्प। उसको डॉक्यूमेंट करने कोई फिल्म मेकर आ गया टर्की से। करते करते एक पूरा टीम बन गया और एक जज्बे के साथ उस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने किया, और विद इन अ मंथ हम लोगों ने सारा अमाउंट ऑफ जो बनाना था स्टोव बनाया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके लिए वुड चारकोल जो चाहिए था वो दिया, और लक ऐसा रहा कि उस ठंड में एक आदमी की भी जान नहीं गई। अरे वाह। तो इसको फिर बाद में यूरोपियन मीडिया ने बहुत बड़े लेवल पे छापा। तो इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट्स था वो ग्रास रूट लेवल पर, या तो जो आदमी काम कर रहा है उसके साथ आके खड़े हो जाओ, या फिर कहीं डिजास्टर है तो वहाँ खुद एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके और उसको सॉल्व करो। और एक बात जानना चाहेंगे, जब आप पहली बार वहाँ गए तो क्या सपोर्ट, मतलब मेरा ये कहना है कि कैसे आपको काम करने लोग दिया, मतलब ये भी तो होगा ना कि वहाँ के भी सरकारी तंत्र में बहुत सारे रुकावटें होंगी, तो वो कैसे आपको अपने काम के अंदर या रिफ्यूजी कैंप के अंदर काम करने के लिए जो एंट्री पॉइंट है, वो एंट्री पॉइंट ही सबसे एंट्री पॉइंट तो हम लोग को बहुत बार तोड़ना पड़ा। ये मैं ओपनली बोलता हूँ, हम लोगों ने एक तो मीडिया में वो ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं कि वहाँ पे जो ग्रीक पुलिस थी, उसको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थे कि रिफ्यूजीज को एक बोतल पानी भी कोई नहीं पिलाए, रोक के रखो। वो टर्की का एक इंस्ट्रक्शन था कि हम लोग इतना अमाउंट ऑफ लोगों को रोक के रखेंगे अगर आप इतना फंडिंग दोगे हमें, तो या फिर हम इन लोगों को भेज रहे हैं, तुम समझो तुम्हारा प्रॉब्लम समझे। तो बहुत पॉलिटिकल लेवल पे, जियो पॉलिटिकल लेवल पे बहुत बड़ा वो संघर्ष था। आपने कई बार एक देखो, कई तस्वीरें बड़ा फेमस हुई थी, लोग राफ्ट पे आते थे क्रॉस करते हुए, राफ्ट पलट जाता था। हाँ, और उसमें से एक बच्चे का फोटो, हाँ याद है वो फोटो तो बहुत वायरल, वो उसी समय का है, मैं वही था। अरे अच्छा। वो सीरिया का बच्चा जो रेत में आकर के गिरा हुआ था, और तो उसके हाथ में कुछ खिलौना था, ऐसा कुछ तो था। वैसे कई लोगों को हम लोगों ने देखा है, खींच के निकाला है, बचाया है। तो हम लोगों का जब काम था, तो बता रहा हूँ, जब ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे आप फर्स्ट इस पे आ जाते हो तो हर चीज आपको लगता है छोटा दुनिया में उसके बाद, क्योंकि आप इतना मार काट तबाही त्रासदी देख रहे हो। तो फिर पुलिस वाले तो हम लोग को रोकने का, हम एक तो मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट का था, बाल खोल के जब जाता तो लोग सोचते थे कि मैं अफगानी रिफ्यूजी हूँ। तो मेरे पास एक प्लस पॉइंट था कि मैं कैंप के अंदर तक जाता था, लोगों को कलेक्ट करता था, और जो बाकी थे, वो जो गोरे थे मेरे फ्रेंड्स, उन लोग को बाहर ही रोक देता था। तो इस तरह से कई जगह गोरिल्ला स्टाइल में हम लोगों को काम करना पड़ा, अंडरग्राउंड होना पड़ा। लेकिन जब काम हो, उसमें कुछ पुलिस जानते भी थे कि ये लोग कर रहे हैं, लेकिन जानते थे कि ह्यूमैनिटेरियन चीजें सही कर रहे हैं, भले गवर्नमेंट मना किया चलो नजरअंदाज करो। वो भी तो ह्यूमन लेवल एक्चुअली है, सिस्टम कुछ भी क्रिएट करे, ह्यूमन लेवल तो है ही। तो उस तरह करके प्रोजेक्ट हुआ, और हम लोग का नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स हमेशा ही ऐसा रहा कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पहुंचे, और पहुंचने के बाद पूरा नेटवर्किंग हम क्रिएट करते थे वहीं। जैसे हम यहाँ से अब किर्गिस्तान पहुंचे, तो हम लोग वहाँ पे लोगों से मिलना चालू, जैसे आज मैं आपसे मिला, तो आपके थ्रू अब और लोगों से मिला, या फिर मैंने बताया कि मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको लगेगा कि ये सही में काम का चीज है, तो आप अपने बोलोगे कि हाँ भाई आप उनसे मिल लो जा करके। तो ये नेटवर्किंग हम लोग यूज करते थे हर जगह, इसीलिए 4 साल लग गए जर्नी को। लेकिन ये सही में, मतलब मीडिया ने तो इसे दिया है, मगर वैसे और इसकी जानकारी लोगों में होनी नहीं है, चाहिए। क्योंकि मैं वहाँ इंडियन मीडिया को उतना नहीं आइडिया था। लेकिन इंडियन मीडिया को अभी भी बताया जा सकता है, और क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र से मैं जुड़ी हूँ, तो ये बातें हमारे नए युवा पीढ़ी को जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा और आजकल वो एक सेट रास्ते पे ही चलना चाहते हैं, और आपके इस सफ़र से तो ज़रूर उनको बहुत रोमांचित करने वाला सफ़र तो है, लेकिन उसके साथ साथ उनमें भी वो जोश और जुनून पैदा हो। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं, बेसिकली तो एक आर्टिस्ट हैं आप, और आर्ट फॉर्म इतने रूप में होगा। आर्टिस्ट के साथ साथ
आप इंजीनियर हैं, जैसे अभी आपने कहा कि ग्रीस में जो हीटर आप डिज़ाइन किए, तो उसमें ये जो 2 पैरेलल लाइन्स हैं, इनफैक्ट उसके ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए कि एक आर्टिस्ट, एक इंजीनियर, पहले ये 2 फील्ड बहुत अलग-अलग हुआ करती थी, लेकिन आपने उनको मर्ज किया, और जो इस तरह की ज़िंदगी में जो मर्जिंग हुई आपके ज़िंदगी में, तो वो कैसे आपके आज के समय, या कहें तो आपके आर्ट को कैसे प्रभावित किया? बहुत ज़्यादा किया है एक्चुअली। मेरा आर्ट जो है, मेरी इंजीनियरिंग और आर्ट दोनों जब मिलता है ना, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। इंजीनियरिंग आपको स्ट्रक्चर्स समझाता है और आर्ट आपको एस्थेटिक समझाता है। जी। तो दोनों जब कनेक्ट होता है तो आप और बेटर और स्ट्रॉन्गर और मतलब बड़े लेवल की भी चीज़ को कर सकते हैं। तो वो तो एक स्ट्रेंथ था, लेकिन जो ये पूरी मेरी जर्नी है आर्ट की, वो काफ़ी समय तक मुझे पता नहीं था मैं आर्टिस्ट हूँ। जी। मैं अब बोलने लगा हूँ आर्टिस्ट, और खुद को सोशल आर्टिस्ट बोलता हूँ, लेकिन अदरवाइज बहुत लंबे समय तक मैं बस काम करते जा रहा था, वेस्ट के साथ प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहा था, और उससे उसकी डिमांड बढ़ रही थी, उसको लोगों को ट्रेंड कर रहा था। लेकिन जब एक्चुअल मैंने पहला कमीशन मुझे पुणे में बड़े लेवल का जब मुझे मिला कि एक राउंड अबाउट पे आप एक बड़ा स्कल्पचर बनाइए, और 30 फीट का एक स्कल्पचर मैंने बनाया जो बहुत पॉपुलर हुआ मीडिया में, तब जाकर के मैं खुद को डिफाइंड वे में एक आर्टिस्ट बोलने लगा। और अब तो आपको ग्लोबल आर्टिस्ट के नाम से सभी लोग अब मेरे बनाए हुए मुझे लगता है कि एकलौता बिहारी और एकलौता इंडियन होऊंगा जो 10-15 से ज़्यादा स्कल्पचर स्कॉटलैंड में बना चुका हूँ। रॉयल एनफील्ड इंग्लैंड, एकलौता ही इंडियन होऊंगा। रॉयल एनफील्ड इंग्लैंड ने जिसे इनवाइट किया कि आप आ करके, और इंग्लैंड में एक ऐसा स्कल्पचर जो रॉयल एनफील्ड एज अ मोटरसाइकिल की बर्थ प्लेस पे उस लगा हुआ है। अच्छा। जो अभी पिछले साल ही लगाया मैंने जाकर के। अच्छा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स मैं ग्लोबली बहुत किया हूँ। और तो वो वहीं जाकर बनाए या मैं वहीं जाकर के बनाया। अच्छा। प्रोजेक्ट था, मैंने पहले प्रपोज किया था बिहार में बनेगा जी, क्योंकि बात ये था कि बिहार से कनेक्ट करना था हमें रेडिच को। रेडिच नाम का शहर है जहाँ पर रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल पहली बार बनी थी। तो चूंकि एक राइडर जो यहाँ से आया था और आकर के इस रास्ते से स्कॉटलैंड गया था, तो पूरी स्टोरी रॉयल एनफील्ड यही क्रिएट करना चाहती थी। अच्छा। तो रॉयल एनफील्ड इंग्लैंड ने मुझे इसके लिए कमीशन किया, उन लोगों ने इनवाइट किया, और पहले चाहता था मैं कि यहाँ पे बने, लेकिन लॉजिस्टिकल्स प्रॉब्लम आए, तो फिर मैं जा करके और मैंने जाकर बनाया। तो जैसे कि आर्ट केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि समाज की सच्चाई को, उसको आपने अपने आर्ट फॉर्म में दिखाने की पूरी कोशिश। आर्ट अगर केवल सुंदरता रहेगा तो वो मेरे लिए आर्ट नहीं। अगर आर्ट एक सुंदरता की वस्तु है जो सेल्फ पे रखी रहे, तो वो क्या एक जड़ है, एक वस्तु है, बस पड़ा हुआ है, ठीक है, आर्ट के नाम पे। जब तक आर्ट समाज की चेतना को नहीं जगाए, या फिर जब तक आर्ट सोचने पे मजबूर ना कर दे, आर्ट वो है जो आपको जागृत करे, आप उसमें जिंदगी हो जाए। हाँ, आप उसको देख करके कुछ सोचने में क्रिएट कर दे, तब आपका आर्ट जो है वो असर कर रहा है। नहीं तो फिर वो एक वस्तु है, एक से एक सुंदर कलाकृतियां होती हैं। तो मेरा फोकस हमेशा रहा है, इसलिए मैं सामाजिक कलाकार बोल रहा हूँ, मेरा फोकस रहा है कि सोशल फॉर्म में आर्ट का रेलिवेंट होना जरूरी है। और वो जो आर्ट का जो पीसेस आप बनाए वो अपने आप ही बोले। हाँ, वो अपने आप बोले, वो अपना पूरी जर्नी अपने आप समझाए। उसको देख करके आपका कॉन्शियसनेस जो है वो एक्टिव हो, आपको लगे कि ये कुछ बदलाव लाने की बात हो रही है। ग्लोबल मंच पे जब बिहार का नाम लिया जाता है, क्योंकि आप इतने शहरों और देश दुनिया घूमे, तो जब बिहार का नाम लिया जाता है तो क्या कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी अच्छाइयों को जानते होंगे, या किस रूप में, सच पूछें तो मेरा ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन होगा, बिहार को किस रूप में वहाँ देखा जाता है? लोगों का देखिए, बहुत लोग को बहुत नॉलेज नहीं है, बिहारियों को भी बिहार के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है। ये तो सही कहा आपने। आप क्योंकि बिहारियों को भी पूछ देंगे तो वो 2-3 हज़ार साल की हिस्ट्री करके बोल देंगे कि हाँ, यहाँ मगध एम्पायर था, बुद्धा यहाँ से, ये वो। लेकिन असल बात ये है कि हम लोग दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से, हम लोग गंगा की सभ्यता है, हम लोग सूर्य के उपासक हैं, दुनिया के सबसे पुराने देव को पूजा करते हैं हम लोग ऐसे जमीन से आते हैं जो ऋषियों की परंपरा रही है। यहाँ आप नाम से चुन लीजिए, भृगु, चवायन, विश्वामित्र, दधीची, अंगक, आप नाम से देख लीजिए, गौतम ऋषि, है ना, ये सब इसी बेल्ट के हैं, ऋषि मुनियों की तो जिसको भुला दिया गया है, और इन लोगों के रिसर्च पर ही धर्म बन गया।
जो इतना बड़ा हो गया है ना हमारा धर्म। तो जब ग्लोबल मंच पे होता हूँ तो मैं बहुत ठेठ बिहारी हूँ। मैं बहुत ठेठ तरीके से, मैं चाहे वो जर्मनी में हूँ, बर्लिन में हूँ, मैं किसी कंट्री में जब स्टेज पे हूँ, चाहे लंदन यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं अपने गमछे के साथ बिहार को प्रेजेंट करता हूँ और मैं बहुत स्ट्रांग फील करता हूँ बिहार के बारे में। नॉट जस्ट बिकॉज कि मैं बिहारी हूँ, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत जबरदस्त है। हमारा पुरानतम जो प्राचीन इतिहास है, वेदों का इतिहास है, वो भी बहुत स्ट्रांग है और मिडिल एज का भी इतिहास बहुत स्ट्रांग है। हम लोगों के साथ बहुत छल कपट भी हुआ है, जो अंग्रेजों ने किया वो भी सबके सामने। ये 100 वर्षों में ही बस जो भी हुआ है अभी की बात है, उससे पहले का भी अगर देख लें, और प्राचीन इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जो सबसे पुराना इतिहास है वो तो वो बहुत ज्यादा रिच है, वो बहुत ज्यादा रिच है। हम लोगों ने, चौहान ऋषि ने आयुर्वेद लिखा है चौसा में बैठ करके। तो आप इतनी पुरानी पुरानी चीजों को, मैं तो इस बात को बहुत उठाता हूँ कि क्यों हिंदू धर्म के कैपिटल के नाम में केवल बनारस चला गया, वहां पतंजलि ऋषि थे, बट वहां से लेकर के और फिर इंड में हो गया आपका गंगा सागर, और बीच में एक भी धाम नहीं है क्या हमारा? बिहार को क्यों छोड़ दिया गया जब सारा का सारा काम यहाँ हुआ है? शायद हमने अपने बातों को उतने स्ट्रांगली नहीं कन्वे किया, या फिर हमारी गवर्नमेंट नहीं सुन रही थी, जो भी एरा था। लेकिन अब समय आ गया कि ये सुनना पड़ेगा, और जो हिस्ट्री को तो आप मिटा नहीं सकते ना, ये ऋषियों की भूमि रही है, इसको आप कैसे मिटाएंगे? और हिस्ट्री की सारी किताबें रंगी हुई हैं बिहार की चर्चा से। तो प्राचीनतम इतिहास से लेके अभी तक तो मैं बहुत प्राउड बिहारी हूँ। ग्लोबल मंच पे रहता हूँ तो अपने काम को भी बोलता हूँ, मैं कहाँ का हूँ उसके बारे में बात करता हूँ, हाँ, और हमारे प्रॉब्लम के भी बारे में बात करता हूँ, क्योंकि जो सच है वो है, वो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम से निकलने के रास्ते हम ढूंढेंगे। अच्छा, एक बात बोलिए, हम लोगों ने तो आर्टिस्ट की बहुत सारी बातें की, सफ़र की, रास्ते की बात करें। अगर आप आर्टिस्ट नहीं होते, मानिए आप इंजीनियरिंग भी आपने तो रास्ते में ही छोड़ दी, अगर आप ये सारे कुछ नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते? मुझे लग रहा है कि तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता। अच्छा। मैं अगर आर्टिस्ट नहीं होता और इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं होता, हाँ। तो मैं यात्रा में ही रहता, हाँ। और मुझे जीव जंतुओं से बहुत प्रेम है, प्रकृति से बहुत प्रेम है, तो मैं कहीं ना कहीं उसी किनारे भटक रहा होता। जी, तो ये सफ़र को एक पागलपन की हद तक ले जाना, और पागलपन गलत मतलब में नहीं, ये ऐसे जुनून के रूप में सफ़र को रखना, ये अपने आप में ही बहुत अनोखी चीज़ है। तो आप अगर आर्टिस्ट ना होते तो आप देश दुनिया घूमते होते, और शायद हम आज आपको इस मंच पे बुलाने पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हाँ, पॉसिबल आजकल सभी कुछ है, ऑनलाइन में हम ज़रूर बुला सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, सफ़र के क्वेश्चंस के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम ये पूछना चाहेंगे कि एक आर्टिस्ट के तौर पे आपने बहुत काम किया, लेकिन क्या कभी आपको कभी गलत समझा गया? क्या कभी जब देश में आप जा रहे हो, वहाँ कभी पुलिस और थाने में जाने की नौबत आ गई हो, या आपके आर्ट फॉर्म के ऊपर किसी तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह लग गए हो? बिल्कुल, जब मैं स्टार्ट ही किया था तो वेस्ट पे काम करना तो एक आउट ऑफ एरिया था कि आप कहाँ इंजीनियरिंग छोड़ के कहाँ पागल बन रहा है, क्या कर रहा है, कबाड़ी में जा रहा है, सामान उठा रहा है, कुछ बना रहा है, उससे से क्या हो जाएगा? तो वो क्वेश्चन तो था ही, हमेशा क्रिटिकली क्वेश्चन था। अब ये अच्छा खासा एस्टेब्लिश्ड कर चुके हैं, ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, आप एक अपसाइक्लिंग आर्टिस्ट बन गए हो, अब सब छोड़ छाड़ के मोटरसाइकिल पे जा रहा है, पागल हो गया। तो वो तो था ही, क्रिटिकल तो समाज होती है, लेकिन क्रिटिकल चीज़ों को हम लोग पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, क्योंकि फिर हम मजबूत होते हैं उससे। तो जितना क्रिटिक या जितना, जैसे आर्ट में स्पेशली वेस्ट को लेके बहुत क्वेश्चंस थे लोगों के, और उस समय मैं समझा भी नहीं पा रहा था। 2012-13 में लोगों का अवेयरनेस वेस्ट के प्रति उतना नहीं था। मैं प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने आप को सबसे शांत और शून्य अवस्था में पाता हूँ जब मैं प्रकृति के साथ होता हूँ। तो योग और जितने इस तरह के चीज़ें हैं उनसे भी जुड़े हुए होंगे? कोशिश कर रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन की एक शैली को अच्छे से जिया जाए, लेकिन प्रकृति मतलब पेड़ पौधे, जानवर, नेचर जो है वो मेरे लिए सबसे, तो उसका प्रोटेक्शन जो है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। तो मैं उसके लिए किसी भी हद पे विद्रोह कर रहा था अपने एरिया में, पूना में जब था, कि कोई अगर किसी वृक्ष को काट रहा है तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, कोई जानवरों को कोई दिक्कत कर रहा है तो मैं खड़ा होऊंगा, क्योंकि वो मेरा एक, मुझे लगता था ये मैं कनेक्टेड हूँ इनसे। तो बस मुझे लग रहा है कि जो समय बीता उस समय बहुत सारे क्रिटिक्स आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन समय के साथ
लोगों को अपना समझ में भी आने लगा। और आज के डेट में मुझे लोग बुलाते हैं कि आप आइए वेस्ट पे लेक्चर दीजिए, आप आइए नेचुरल कंस्ट्रक्शन समझाइए कि कैसे वेस्ट पे काम होगा। तो वो समय का फेर है, जब समझ में आने लगता है लोगों को तो वही आपके सपोर्टर हो जाते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल पे और एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों को बनाने के प्रति सरकारों की भी कई सारी नीतियाँ आ गई हैं। तो अब तो ये बहुत, लेकिन जब आपने शुरू की थी उस वक्त बहुत संघर्ष था। उस समय लोग जानते भी नहीं थे। और उस समय क्या होता था कि कोई अगर इस्टेब्लिश्ड मूर्तिकार है या कोई आर्टिस्ट है तो उन लोग, अब एक ईगो भी तो एक चीज होता है, बहुत सारे लोग तो वो मानने को तैयार नहीं थे कि ये आर्ट का फॉर्म, उनके लिए आर्ट का फॉर्म एक सेट ऑफ थिंग ही आर्ट है, बाकी जो है वो आर्ट ही नहीं है। और हम लोग विद्रोही थे उसके लिए। आर्ट का मतलब जरूरी नहीं कि आर्ट तो अपने आप में एक ओपन एरिया है, कुछ भी निराकार हो सकता है। दो बातें बोली हुई भी आर्ट हो सकता है, किसी का कुछ बनाया हुआ आर्ट हो सकता है, एक नृत्य आर्ट है, म्यूजिक आर्ट का तो कोई फॉर्म ही नहीं है। तो हम इसी चीज पे लगे रहे कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ, अगर कचड़े से यूज करके बनाने से कोई चीजों से अगर मैं कुछ लोगों को अगर इंस्पायर कर सकता हूँ कि भाई तुम चाइना का बनाया हुआ ये प्लास्टिक का चीज मत कर दो, इसके जगह तुम कचड़े से बना हुआ ये चीज खरीद लो, तो भाई इससे प्रकृति का फायदा हो रहा है, तो इसको मैं क्यों पीछे लूँ ये स्टेप। जब बड़ी बड़ी कंपनियां अड़ी हुई हैं कि नहीं हम लोग नाश ही देंगे, तो फिर भाई नीचे से भी बॉटम अप अप्रोच देना पड़ेगा ना कि हम लोग नहीं नाश देंगे। तो वो एक था हमेशा। आजकल लोग बहुत कहते हैं कि सोशल मीडिया ने कला की गहराइयों को थोड़ा कम कर दिया है और बड़ा ही फूहड़ तरह से कहीं ना कहीं इसे दिखा दिया जाता है। ये हमेशा हर जगह नहीं है, मगर कई सारे लोगों ने कला की गहराइयों को बड़ा कम कर दिया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने एक्चुअली कला को लोकतांत्रिक कर दिया है कि लोग उस पर अपना विचार दे सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन गहराई देखिए, अगर कोई चीज में गहराई है तो उसमें ठहराव होगा जी। जो चीज गहरी होगी वो रुकेगी, जो हल्की होगी वो आएगी चली जाएगी। हाँ, तो सोशल मीडिया जो आर्ट रेलिवेंट है, जो आर्ट स्ट्रांग है अपने बात पे, जो आर्ट जितना गहरा है वो उतना लंबा टिकेगा, और लाइक्स तो आएंगे जाएंगे, वो छोटी चीज है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि कुछ लोग बिना कुछ किए छोटे मोटे तरीके से पॉपुलर हैं, मिलियंस फॉलोअर हैं, और हैं तो हैं। और उसके कारण जो युवा पीढ़ी है, या युवा ही क्यों कहे, अब तो बड़े बुजुर्ग लोग भी ऐसे ऐसे हरकतें करने लगे हैं कि देखकर थोड़ी शर्म महसूस होती है। हाँ, तो वो अपना अपना लोगों का चॉइस है, और मुझे लग रहा है कि वो हमारा पैरामीटर होना ही नहीं चाहिए। सोशल मीडिया एक बस मंच है जिसपे आप अपनी बात कर सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि भाई वहाँ आपको जो बोलना है बोल दीजिए, जो दिखाना है दिखा दीजिए। आपके जो लोगों को अच्छा लगेगा वो अच्छा समझेंगे, जिनको खराब लगे खराब, तो वो उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। जो आप कर रहे हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए, जो आपका आर्ट है वो फिलोसफिकल होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए, उसमें उसका एक एसेंस होना चाहिए, और अगर अपनी चेतना के लिए वो स्ट्रांग है। और सोशल मीडिया एक वो भी है ना कि वो एक हाइब्रिड है, जैसे हम लोग एआई से ही चल रहा है। पहले दो ही चीज थी ना, जड़ था और चेतना था, दो अवस्था थी। अब ये तीसरा है, क्योंकि ये चेतना है इसमें इंसानों का, सोच सकता है एआई, लेकिन जड़ है इसमें, तो कुछ जीवन है नहीं। तो ये एक हाइब्रिड है चीज, जो थर्ड है, चल रहा है। कब तक चलेगा, कब तक जिएगा, उसका कोई ये है नहीं। जो मेन इमोशंस के साथ और जो ह्यूमन साइकोलॉजी जो समझ गया वही है, और ये बनाने वाले भी तो इंसान ही है, इंसान ही इस रूप में बना रहे हैं। देखें आगे कैसे बढ़ता है। बिहार सरकार की बात करें तो जैसे अभी हाल में अब इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि कला के लिए उतना सपोर्ट सिस्टम बिहार में है? देखिए, अभी तक अगर सब चीज़ छोड़ दें, अगर हो सकता है बहुत सारी नीतियों की जानकारी मुझे नहीं होगी, बहुत सारे इनिशिएटिव्स के बारे में मैं नहीं जानता हूँगा, लेकिन आप अगर एक इंसान अगर घूमने के लिए बिहार आता है और बिहार के ज़्यादातर राज्यों में डिस्ट्रिक्ट्स में अगर घूमता है तो उसको कला नहीं दिखेगा। हाँ, ये है ना? तो रेलिवेंट किसी भी गवर्नेंस का स्ट्रेंथ तब दिखता है जब गवर्नमेंट चुप रहे और लोग आके देखें और समझ में आ जाए कि नहीं भाई, तो जैसे हम अगर जाते हैं पेरिस घूमने के लिए, क्योंकि वो बहुत आर्टिस्टिक जगह है, चाहे हम लोग यूरोपियन कई ऐसे सेंटर्स हैं, शहर हैं, चाहे वियना जाएं, तो आपको हर जगह आर्ट दिखता है और पब्लिकली दिखता है, और वो ना नष्ट हो रहा है, ना वो लोगों की जीवन शैली का पार्ट है।
तो जब तक गवर्नमेंट उसको इस तरह से अडॉप्ट नहीं कर दे कि आर्ट जो हो लोगों के जीवन का पार्ट हो जाए, तब तक उसको एक स्ट्रॉन्ग सक्सेस मॉडल तो नहीं बोलेंगे। लेकिन नीतियां हो सकता है बन रही हो, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने तरफ से जो सपोर्ट उस पर कर सकें करें। अभी आपसे बात करते के दौरान ध्यान में आ रहा है कि एक ऐसा चौराहा, डाक बंगला चौराहा, इस नाम से हम सभी लोग वाकिफ हैं पटना में, और पटना क्या बिहार में सभी लोग जानते हैं डाक बंगला चौराहे पे। और डाक बंगले चौराहे पे भी कोई एक ऐसी कलाकृति नहीं है, ये बड़ी अफसोस की बात और है। जबकि हिस्ट्री इतना रिच है, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा हिस्ट्री इतना स्ट्रांग है। आप सोचिए ना, हमारे पास नदी है इतनी बड़ी, इस नदी में जो एक प्रजाति है गैंजेस डॉल्फिन की, ये पूरे विश्व की धरोहर है। इसके लिए एक मतलब ये एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है हमारे पास। एक भी मूर्ति नहीं है जो डॉल्फिन की लगा सके। और So, एक बेसिक चीजें हैं। डॉल्फिन मैन बिहार के हैं और पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तो अवेयरनेस कैसे होगा? आर्टिस्ट और आर्ट का काम होता है लोगों में स्ट्रांग मैसेज पहुंचाना। तो आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब एज ए विजिटर आप आके चल जाइए, तो जब तक आपको आर्ट नहीं दिख रहा है कहीं, तो फिर कैसे बोल दें कि इसमें गवर्नमेंट ने काम किया है? और जो दिखता है पटना में दिखता है थोड़ा मोड़ा, बाकी डिस्ट्रिक्ट तो खाली ही है। बातें के सिलसिला तो हम बहुत कर सकते हैं। और जैसे बोले डाक बंगला चौराहा या ऐसे कई सारे चौराहे और हैं जहाँ मूर्तियाँ तो बड़े बड़े शख्सियतों की लग जाती है, उसके रखरखाव की भी सुविधा नहीं, वो भी नहीं हो पाती है। और हिस्ट्री देखिए, बहुत सारे लोगों को भी एक जगह दिख जाता है कि हाँ 7 लोग झंडा लेके चल रहे हैं, उस हिस्ट्री को मिटा दिया गया। कितना बड़ा वो बात था कि अंग्रेजों का शासन चल रहा है, अभी भारत आजाद नहीं हुआ, और ये स्टूडेंट लोग झंडा लेके सेक्रेटरीट पे झंडा चढ़ाने जा रहे हैं और उनको गोली मार दिया गया। ये पूरे दुनिया में हल्ला होना चाहिए इसका, लेकिन कि बिहार में ये किया है अंग्रेजों ने, लेकिन उतना रेलिवेंट नहीं है, उतना पता नहीं है लोगों को। चाहे वीर कुंवर सिंह को हम लोग भले इस एरिया में जाने, बट इन्होंने कितना बड़ा काम किया था कि 200 से ज्यादा व्हाइट सोल्जर्स को मार दिया। वो उस लड़ाई में कोई मार नहीं पाता, वो ऐसे उम्र में भी इतने ज्यादा थे, लेकिन उस हद तक लड़ाई करना बिना अपने इक्विपमेंट के, और इतने भारी मात्रा में ब्रिटिश सोल्जर को मार देना, क्योंकि जनरली ब्रिटिश भी इंडियन सोल्जर्स को आगे रखते थे सिपाही को कि मरेंगे तो ये मरेंगे, लेकिन ढूंढ ढूंढ के उनको मारना बहुत बड़ी बात थी। तो ये ऐसा स्टोरीज आपको पूरे इंडिया में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम जानते हैं, लेकिन भाई यहाँ के कई ऐसे योद्धा हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, या फिर ऋषि मुनि की, जैसे मैंने बोला आज ये लास्ट पीढ़ी है शायद, या खत्म ही होने वाले हैं कि कोई जानेगा कि दधीची कहाँ पे थे, अंगिरा कहाँ पे थे, शुक्राचार्य हम लोग बोलते हैं ये संगम पे इनके यहाँ यहीं के थे वो। तो ये सारे चीज तो भी डिलीट हो रहे हैं ना जगह बचेगी, क्योंकि अभी तो चलिए किसी ने रिसर्च किया तो जगह मिल गया कि हाँ यहाँ पे थे, छोटा सा यहाँ मंदिर है, इस गांव में गए यहाँ पे छोटा सा अभी भी है जहाँ पे बोला जा रहा है कि अब भृगु यहाँ थे। अब तो वो भी खत्म हो जाएगा, बाढ़ आएगा, खत्म हो जाएगा, नाम निशान खत्म, तो पता ही नहीं चलेगा कि बिहार क्या खो रहा है। उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके और इस आर्ट के द्वारा या मतलब कल्चरली हम लोग उसको इतना बढ़िया बनाएं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हम सरकारी तंत्र पे ही निर्भर रहें। आपके जैसे आर्टिस्ट अगर ग्रीस में जाकर काम कर सकते हैं तो फिर यहाँ तो इसलिए बिहार आया हूँ, एकदम इसलिए बिहार आया हूँ और कर ही रहा हूँ, जब तक रहूँगा करूँगा और बिहार ही रहूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आया हूँ इसीलिए कि यहाँ पे रहूँगा, यही काम करूँगा, और भले वो प्राइवेट तरीके से हो, लेकिन ये होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारी नई पीढ़ी अपने, बोलते हैं ना कि जड़ जितना मजबूत होगा उतना ऊंचाई पे जाकर के भी डर नहीं लगेगा। और हम लोग ऐसे जमीन से आ रहे हैं कि हम लोग जमीन के लोग हैं, हम लोग बिहार वाले लोग जनरली जमीन के लोग हैं। लोगों की ये कहावत बना देते हैं लोग कि अब तुम उड़ो, क्या जरूरत है उड़ने की, हम जमीन पे भी रहेंगे और आसमान को भी छू सकते हैं। अगर धरती के नजरिए से देखें तो आसमान तो 1 इंच ऊपर ही स्टार्ट हो गया। जब आप धरती पे हैं तो आसमान धरती के लिए क्या है, 1 इंच ऊपर भी धरती है, आसमान ही है, ऊपर भी आसमान है, तो हम धरती पे भी खड़े हैं और आसमान को भी छू सकते हैं ना। क्या जरूरत है कि हमें उड़ान ही लेनी है हर समय। बहुत अच्छा कहा आपने। अब रउआ तो बिहार के बानी और वो भी भोजपुरी इलाका से, और आजकल के जमाना में तो बस बिहारी मतलब इक्के गो बात लोग जाने ला कि एगो गमछा रही या लिट्टी चोखा रही, तो एकरे खराब गाना रही, खराब गाना रही। खैर गाना के रूप में तो बहुत सारा लोग अब दूसर गाना गावे लागल बा, लेकिन जब देश विदेश के लोग जब आवेला आरा और रउआ से सीखे जाए कोशिश करें रउआ सबके सिखावे के, तब वहाँ
उन लोगों से जब भोजपुरी बोलवा लीले तब कैसन लगेला? बहुत गर्व होला काहे कि आरा एक तो चीज बा कि आरा जनरली कोनो देश विदेश के लोग कभी ना आवेलन। आरा में कुछ बा ना काहे अइहन। तो जब से आकर के प्रयास होता हमनी के जोन सेंटर बनैले बनी जा ओइजा लोग आकर के जोन ट्रेनिंग लेता वेस्ट अपसाइक्लिंग सस्टेनेबिलिटी इहे ट्रेनिंग हम देतनी ओवरऑल। ओकरा खातिर जर्मनी से फ्रांस से अतना लोग आ गइल कि अब जोन हमार जोन सेंटर बा ओकरा के लोग विदेशिया मकान कहे लागल। अच्छा। नामे रखा गइल विदेशिया मकान। स्टेशन उतरा बिहारी मिल पे नहीं विदेशिया मकान पूछ के चले नहीं। अच्छा, तो अच्छा। वही जे सेंटर बा वही जे हम अपन छोटा ही बा कोनो बहुत बड़ा व्यवस्था नहीं के लेकिन जोन हो सकता करत नहीं छोट जगह से बड़ काम होए ये बात कोशिश होता प्लस जोन बिहार फ्लोटिंग हाउस जोन बनल पानी पे तैरे वाला बिहार के पहला घर जोन हाँ, ई बात ते अभी हम चर्चा ही करे के रहनी कि जो फ्लोटिंग हाउस बनल बा ओमे ओकर व्यवस्था कैसन चलता? देखिए वो ओकर जोन पूरा रीजन का बा बनाए के हम पहले समझा देता नहीं एकरा के हिंदी में बोल देता नहीं काहे कि भारत भर के ऑडियंस भी समझ जाए। बिहार में जो पहला पानी पे तैरता हुआ घर बना है उसको बहुत लोग ऐसे समझ रहे हैं कि ये नदी पे बनने वाला घर होगा या ये एक रेस्टोरेंट बन जाएगा या कुछ, तो ये नहीं होने वाला है। जो पूरा रीजन है उसको बनाने का वो है कि एक ऐसा वैकल्पिक जीवन जो अगले 30 साल में 40 साल में 50 साल में हम हो सकते नहीं रहेंगे, हमारे बाद वाली जो पीढ़ी होगी एक बहुत संघर्षमय समय आएगा। हमारा इन्वायरमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, इतने तेजी से कि जिसको साइंटिस्ट लोग से बोला जाए तो उनके हिसाब से 1000 टाइम्स मोर देन लास्ट मास एक्सटेंशन। जो लास्ट हुआ था डायनासोर लोगों के टाइम में जो मास एक्सटेंशन हुआ था उससे 1000 टाइम फास्टर वे से हम लोग अभी मास एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको होलसीन मास एक्सटेंशन का नाम दिया गया है कि ये एक स्लो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो आगे आने वाले समय में ना खेती उस लेवल पे हो पाएगी जैसे आज होती है, इन्वायरमेंट में बड़े चैलेंजेस हो जाएंगे, तो आपके फसल में बहुत नुकसान होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, बेसिक रिसोर्सेस जैसे घर पे चूल्हा जलाने का गैस, पेट्रोल, इस तरह के कई चीज़ें जो होंगे जिसकी कमी हो जाएगी, लकड़ी नहीं मिलेगा क्योंकि पेड़ कम हो जाएंगे। तो आप एक जीवन शैली होगी कैसी, उस जमाने में हम कैसे जीने वाले हैं, तो उसका एक ये प्रयोग है कि एक ऐसा गांव जो आपदा के समय में चाहे सेल्फ सस्टेनेबल और कंप्लीटली रिजिलियंट हो। मतलब बाढ़ आए तो पूरा गांव तैरने लगेगा, अगर बहुत ठंडा पड़ रहा है तो पूरा गांव नेचुरली गर्म हो जाए, अगर बहुत गर्मी पड़ रहा है तो नेचुरली ठंडा कैसे हो जाए, अगर आपका बहुत कम्युनिटी है गांव में तो हर घर पे मोटरसाइकिल होने की जगह एक रिसोर्स शेयरिंग कैसे काम करे, कार सबको नहीं खरीदने की जरूरत है, एक कम्युनिटी कार कैसे हो जो सबको यूज कर पाए, कैसे आपका कम्युनिटी किचन काम पर है कि हर घर पे चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं होगी, एक गांव का जो बार्टर सिस्टम हुआ करता था ना वो व्यवस्था कैसे काम करे कि हम टमाटर उगा लिए, ये धनिया उगा लिए, ये आलू उगा लिए, फूड बैंक हो जो मेक श्योर करे कि सबको इक्वल न्यूट्रिशन से आ रहा हो। और ऐसा भी नहीं हम बोल रहे हैं कि एकदम वैदिक पार्ट चलेगा, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि वहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स माइक्रोग्रीन्स पे काम कैसे होगा, खाना को हम लोग बेटर तरीके से कैसे उगाएंगे, बिजली कैसे उगाएंगे, हम लोग हर प्रोग्रेसिव वे को यूज करते हुए और अपने वैदिक चीजों को भी जोड़ते हुए जैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो फ्लोटिंग हाउस बना बन सकता था किसी भी चीज का, प्लाईवुड का बन जाता, लेकिन हम लोगों ने मिट्टी गोबर को यूज करके ईटा बनाया, धूप में रह करके उस पर काम किया, गंगा किनारे बक्सर में रह के 6 महीना लगा उसको बनाने में, मैं खुद जाके बैठा था वहाँ गंगा किनारे, वहीं पे काम कराता था, वही रहता था। तो इतना स्ट्रगल इसलिए हुआ क्योंकि वैदिक तरीके को खोज रहा था और कहाँ से हम लोग कैसे इंसुलेशन ले आए कि टेम्परेचर कंट्रोल हो, कैसे हम लोग प्लास्टर का मिश्रण तैयार करें कि वो बारिश से, धूप से, आंधी तूफान से झड़े नहीं और वो मिट्टी का और कंप्लीटली नेचुरल हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। तो इसी चीज के लिए पहला जो बना है वो बिहार का पहला फ्लोटिंग हाउस है। प्लस आपदा के समय में ये टेस्टिंग भी हो रहा है, 3 साल हो गया अब इसको, 3 साल में इसने 3 साल बाढ़ देखा, इस साल जहां पर ये लगा हुआ है इसके जस्ट बगल में जवनिया गांव है। अच्छा। ऑलमोस्ट पूरा गांव इस बार नक्शे से खत्म हो चुका है, उस गांव में अब हाँ ये तो दिख ही रहा है, देख ही रहे हैं, वो गांव ऑलमोस्ट पूरा का पूरा गांव ही खत्म हो गया। वही बगल में फ्लोटिंग हाउस है और वो अभी भी टिका हुआ है उसी पानी में। तो ये एक अल्टरनेट तो दिख रहा है ना कि भाई जो लोलैंड एरिया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नदी में बसो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लोलैंड एरिया है, जितने एरिया है जहाँ फ्लड प्रोन एरिया है, वहां पे हम मॉडल रख सकते हैं ना कि ऐसा घर जो बाढ़ आने पे अपनी जगह तैरे और बाढ़ खत्म है और नीचे आ जाए। तो
जो जान माल का प्रॉब्लम वो तो नहीं होगा ना। जो लोगों के क्या होते हैं, आपके लाइफ स्टॉक खत्म हो जाते हैं, गाय मर गई, बकरी खत्म हो गया, आपके पास जो भी आपके पास राशन पानी था वो सब दह गया, खेत का नुकसान हो गया। तो हो सकता है कि खेत भी आपके ऐसे हो, जो खाना वाला स्टोरेज हो वो भी ऐसा हो कि वो बाढ़ में न डूबे, ऊपर हो जाए। तो हमें अल्टरनेट व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। अब तो इतना बड़ा, जब क्लाइमेट में इतना बड़ा चेंज हो रहा है, और लोग तो हम किस लिए ये कंक्रीट की बिल्डिंग बना रहे हैं और कांच की उसमें फसाड लगा रहे हैं, और फिर उसको गर्म हो रहा है तो उसको ठंडा करने के एसी चला रहे हैं। मतलब ये जो बेवकूफी चल रही है, इसको सोचना पड़ेगा ना। पूरे सिस्टम पे ही क्वेश्चन मार्क एकदम हम बोलते हैं, हम ये सिस्टम बना किससे, ये एकदम बाजारवाद है और पूंजीवाद है कि भैया मेरा कंपनी है, हम आपको एसी बेचेंगे, हम आपको लोन देंगे, और हम आपका बिल्डर, हम आपका घर बनाएंगे, बेचेंगे, और आप यहाँ बैठ करके घिसते रहिए कि भैया आप जिंदगी भर काम कीजिए और आपका पैसा ये सारे पूंजीवाद लोग लेते रहे। और बाजार में सब कोई को कंडीशन बना दिया जाए कि तुम्हारे घर एसी नहीं है, हमारे घर है। तो मानसिक लेवल पे आपको ऐसा कर दिया जाए, वो तुम कार से नहीं चलते हो, हमारे पास तो ये कार है। तो समाज में एक वो भी डिवीजन जो है, गरीब का, अमीर का, छोटे का, बड़े का, क्या आपको रईस बनाती है, किस चीज के चलते आप जो है आपकी प्रतिष्ठा है। तो ये सब जो चीजें हैं, पैरामीटर्स हम फिक्स हाँ, ये जो फिक्स किया, हम ये फिक्स इन लोगों ने किया है, लेकिन सबके रगो रगो तक जड़ दिया है। इससे नए जनरेशन को बाहर निकलना जरूरी है। एकदम अभी एक आईफोन ऐसी जरूरत की चीज हो गई है कि हर युवा को एक सपना हो गया है, आईफोन खरीदना। वो चाहे लोन पे ही क्यों नहीं खरीदे, लेकिन आईफोन खरीदना। और जब आईफोन हो जाएगा तो फिर सपना आएगा एक मोटरसाइकिल का, वो हो जाएगा तो आएगा कार का, वो हो जाएगा तो होगा घर का। तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना। लेकिन इसको वो नहीं समझ पाएगा क्योंकि ये उसके अंदर शिकंजे में पड़ चुका है। इसको तब समझ में आएगा जब कोई चेतना को हिलाएगा कि भाई हम इंसान हैं, हम लोग एक जानवर नहीं है, हम लोग सृष्टि के बनाए हुए एक उन्नत जीव हैं। हमारे पास वो कॉन्शियसनेस है जो बाकी जीव जंतुओं में नहीं है। हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। हम लोग के पास जो, हम डिक्टेट ना होके अपने अपने आप ही हम बहुत कुछ कर बहुत सकते हैं। कुछ, एक सिंगल आदमी बहुत कुछ कर, तब इतिहास प्रमाण है। एक एक सिंगल लोगों ने बहुत कुछ किया। तो हमारे पास जो एबिलिटी है उसको हम फुलफिल, उसके लिए हम यूज नहीं, उस पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें करना जरूरी है। तो चलते चलते कुछ ऐसा बात पूछ ली, इतना देश दुनिया घूमनी रहुआ तो कहीं प्यार ना भइल? प्यार कला के अलावा कोई प्यार होए के कोई गुंजाइश रखनी की ना? देखिए, प्यार ना होके के सवाल नहीं के है कि अगर प्यार ना हुई तो तू आर्टिस्ट नहीं कर। हाँ, आर्टिस्ट हो तो रग रग में प्यार, मतलब प्यार से नया युवा पीढ़ी ये जाने चाहिए कि इतना देश जे घूमनी तो अभी तक कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो कहीं किसी देश विदेश में होके जेकरा से अभी तक जुड़ाव, मतलब प्रोफेशनली नहीं, हम कहता नहीं कि वो अब पर्सनल लेवल पे जो प्यार होखेला, जो आज के समय में आजकल के शादी ब्याह के जैसन रचना बा, वो बिना प्यार भइल शादी होत नहीं खे। वैसन कोई चीज अगर रवा जिंदगी में आई? प्यार के हमार जोन परिभाषा लाइफ के हमेशा रहे कि प्यार जोन बा वो होखे के चाहिए, जरूर होखे के चाहिए। अगर प्यार ना हुई तो, अगर हिटलर को प्यार होता ना तो इतने लोग नहीं मरते, है ना। आज जो पुतिन गिरा रहा है इतना बम, उसको प्यार होता तो इतने लोग नहीं मरते। तो अगर प्यार होगा तो आप संवेदनशील होंगे जी। आपकी संवेदना, आपकी चेतना जगी रहेगी। तो प्यार होना ही चाहिए। वो इंसान से भी होनी चाहिए, जानवरों से होनी चाहिए, पेड़ पक्षी से होनी चाहिए, प्रकृति से होनी चाहिए। तो मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्यार है वो आज भी प्रकृति है जी। लेकिन चूंकि ठेठ बिहारी बनी, हाँ। तो हमार जो सबसे पहला और सबसे अंत तक जो प्यार रही वो हमारे धर्म पत्नी और हमारा जो परिवार है, मेरी माँ है, हाँ। मेरा बेटा है, मेरी पिताजी हैं। तो हमारा परिवार जो है वो हमारे लिए सबसे ये तो एगो ऐसा बंधन, ये मेरा कल्चर है जी। ये बिहार के सबसे बड़ खासियत ये है, यही से कहनी है कि हम ठेठ बिहारी बने कि ये हमारे जो सबसे आगे जो हो जाए वो हमारा परिवार। कहीं भी जाए कुछ कली, रूट हमारा स्ट्रांग बा, रूटे पे रहो। तो आज का ये सफ़र ख़त्म करने की इच्छा तो नहीं है लेकिन समय की पाबंदी है, हम यहीं आज इस सफ़र को रैप अप करते हैं। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि एक एक एपिसोड आपकी ज़िंदगी के इतने कम उम्र के सफ़र में जो एक एक एपिसोड बने हैं वो तो हमारे चैनल के अलग अलग एपिसोड्स हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आगे हम मिलते रहें और कई सारी चर्चाएं होती रहें, कला और कला से जुड़े हुए और भी
नए आयाम हमारे इस बातचीत में शामिल हों और अगली बार जो मुलाकात हो उसमें आपकी कुछ कलाकृतियों को भी हम, वैसे तो फ़ोटो के ज़रिए कलाकृतियाँ हम चैनल में दिखाएंगे ही, लेकिन कुछ और अच्छी कलाकृतियाँ भी हम देख सकें। और ये मेरा एक सपना है, आज चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि अगर डाक बंगले चौराहे पे अगर कोई कलाकृति बिहार के ऐसे युवा बना ले, सरकार भी अगर मेरी बातों को सुन रही हो तो बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस चैनल में आने का। तो दोस्तों, आज का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि कला कभी ख़त्म नहीं होती। प्रशांत जी की बातें अनवरत जारी रहेंगी, उनकी कला की यात्रा आगे बढ़ती रहेगी और उनका सफ़र आगे और भी रोशन होगा। हम तहे दिल से उनको धन्यवाद करते हैं कि आप समय निकाले और हमारे श्रोताओं को अपनी कला से रूबरू कराया। तो दोस्तों, यही तो है जियो ज़िंदगी और ज़िंदगी की असली खूबसूरती, जहां हम सुनते हैं उन आवाज़ों को जो हमें जीवन से और गहराई से जोड़ती हैं। आपने आज के एपिसोड में देखा कि कैसे बड़े सपने देखना और छोटे शहर में रहना कोई भी अड़चन नहीं है। सपने पूरे करने की जज्बा होने चाहिए और उसे पूरे करने में सच्चे मन से लगन और मेहनत की ज़रूरत है। जहाँ मिट्टी की खुशबू हो, वहीं से सपनों की उड़ान शुरू होती है। तो चलिए, इसी भाव के साथ मैं एक कविता प्रशांत जी के सफ़र को समर्पित करना चाहूँगी। तो लीजिए सुनते हैं एक कविता। मिट्टी से उठे कदम, आसमान तक पहुँची उड़ान। रास्ते तो आसान नहीं थे, लेकिन हौसलों में था जान। कला बनी आईना, सच और सपनों का संगम। बिहार से निकला स्वर, वो स्वर जो देश और विदेश में गूंजा और बिहार के हर आंगन में गूंजा। वो गूंज हमारी कानों तक पहुंची और ये सफ़र जिंदगानी का आगे चलता रहा। ये जिंदगानी का एक ऐसा कहानी जो विश्वास की एक शुरुआत है और जहाँ से शुरू हुई कारवां, वहीं लिखी गई जीत की परिभाषा। तो आपके इस कारवां के हम भी उस सफ़र के भागी रहे और उस सफ़र में बड़ा ही अच्छा आज का शाम का ये वक्त बीता। तो मैं अपराजिता आप सबसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे जियो ज़िंदगी के एक और नए अध्याय में। तब तक मुस्कुराते रहिए और सपनों को जीते रहिए। नमस्कार।